हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो होने वाली है और स्पेशली आप सभी के लिए एक अरिथमेटिक की बड़ी खास वीडियो बनाई है, बहुत अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन रखते हुए। इसमें प्री और मेंस के मिक्स सवाल है। मुद्दा हमारा यहाँ पे अरिथमेटिक सॉल्व करने का है, तो हमें उसको डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है प्री या मेंस। अच्छी क्वालिटी की अरिथमेटिक प्रैक्टिस जो बच्चा करना चाहता है उस सेशन को लास्ट तक देखिएगा। आपका टाइम वेस्ट तो करने आया नहीं हूं मैं यहाँ पे। तो जो बच्चा पढ़ाई में सच में सिंसियर है और पढ़ना चाहता है आरआरबी पीओ के लिए या फिर किसी भी बैंक एग्जामिनेशन के लिए सीरियस है, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी जरूर कि कितने अटेम्प्ट किए आपने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी मैं आपको 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी दे चुका हूं। चेकलिस्ट 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ डेली मिल रही है आपको। ज्वाइन कर लीजिए @studyfied PDF सर्च करके। ठीक है, और ये आपका टेलीग्राम चैनल होगा, इसमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आरंभ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, शुरू करते हैं। आप सभी के सामने पहला सवाल है। There are 8 men, X women, Y children participating in a competition. The probability of selecting one man from all the participants. अच्छा, 8 आदमी बता दिए। आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, करना चाहो तो मैं सीधा ही शुरू कर लेता हूँ। ठीक है, तो 8 आदमी है, X एंड Y, विमेन एंड चिल्ड्रन है। तो यार यहाँ पे 2 वेरिएबल डाल दिए इसने। उसके बाद इन्हीं 2 वेरिएबल के साथ उसने आपको 1/4 की प्रोबेबिलिटी दे दी। 2 वेरिएबल के साथ सिंगल इक्वेशन बनेगी। तो यहां से शुरू करने का मतलब नहीं है, अगली लाइन से शुरू करते हैं जिसमें वो कह रहा है कि 3 आदमी और 2 वुमेन सिलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज 2016 है। तो यहां से शुरू करते हैं। इधर से आपको एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी, वुमेन का काउंट पता लग जाएगा और फिर ऊपर वाले इक्वेशन से हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 men 1 woman एंड 2 चिल्ड्रन निकाल लेंगे। ठीक है, तो अच्छा है क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 men, 8 आदमी है। 8 आदमी में से 3 आदमी सिलेक्ट करने हैं, 8C3 हो गया। ठीक बात है। उसके बाद एंड दिया गया है, मतलब कंफर्म्ड केस है, पॉसिबिलिटी तो नहीं है। और उसके बाद 2 वुमेन सिलेक्ट करनी है। अब X वुमेन में से 2 वुमेन सिलेक्ट करनी है तो XC2 हो जाएगा। ये आ गया आप सभी के सामने। इतने नंबर ऑफ वेज होने वाले हैं सिलेक्ट करने के। NCR होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। सो ये 2016 के बराबर है। अब 8C3 क्या होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 ओवर 3 इंटू 2 इंटू 1। XC2 क्या होता है? XC2 होता है x इंटू x माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल टू 200 2016। तो 3 2 6 खत्म, 2 से 4 बार ये खत्म और 7 से इसको काटोगे तो 7 दूनी 14, उसके बाद 61, 7 का 8 गुना 56 और 56 के बाद फिर से 56। 4 से इसको काटा तो मुझे मिल गया यहाँ पे सीधा सीधा 72। ये आ गया आपके पास। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 78 आ रहा है। x इंटू एक्स माइनस 1, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 72 आ रहा है। तो कौन से होंगे वो? 8 और 9 होंगे। तो ये मोस्ट प्रोबेबली 9 होगा और ये 8 होगा। x माइनस 1 की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू 9 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है कि वो 9 है। ठीक है, आप इतने से पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देन वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो x की वैल्यू 9 है। इस पार्ट का स्क्रीनशॉट जो लेना चाहे ले सकता है। अब उसके बाद मेन जो है वो पता लग गया हमें, मेन 8 है। विमेन जो है वो कितनी है? अभी हमारे पास निकला 9 है, x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, और इसी के साथ चिल्ड्रन नहीं पता हमें, जो हमें निकालने का यहाँ पे पर्पज है अभी इस समय, y की वैल्यू निकालनी है। ये निकलेगी तभी हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इधर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है प्रोबेबिलिटी से लिंक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 1 man आउट ऑफ फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, एक आदमी सिलेक्ट करना है। एक आदमी सिलेक्ट करना है तो 8C1। टोटल लोग मान लो T हैं तो TC1। तो ये 8/T आ गई वैल्यू। ये वैल्यू 1/4 के बराबर है। तो T की वैल्यू 32 हो गई जी, बड़े आराम से हो गई। ठीक है, बड़े आराम से हो गई। T की वैल्यू 32। टोटल लोग जो हैं वो 32 हैं। अगर टोटल लोग 32 हैं तो 32 में से 8 और 9 17 चला गया। 32 में से 17 चला गया, बाकी कितना बच गया? 15। तो y की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से y की वैल्यू बड़े चौड़े में 15 आ गई। 17 और 15 क्लियर है। 24 और 8 32, परफेक्ट। अब इतना तो हो गया। उसके बाद अब आगे अभी थोड़ा सा क्वेश्चन और अभी बाकी है। वो कहता है अब आप बता दो कितने नंबर आएंगे, कितने नंबर आने वाले हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिलेक्टिंग 2 men, 2 आदमी सिलेक्ट करने हैं 8C2, एक वुमेन सिलेक्ट करनी है 9C1 और 2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं मतलब 15C2। तो 8C2 8 7 से 56/2 यानी कि 28, 9C1 9 हो गया, 15 इंटू 14/2 105 हो गया। तो
28 का 9 गुना कितना होता है भाई, 14 का 9 गुना 126, 28 का 9 गुना 252, 252 का 105 गुना करना है मेरे को, 100 गुना करूंगा 252 का तो मुझे ये मिल जाएगी वैल्यू, 252 का 5 गुना करूंगा तो 1260 मिल जाएगी वैल्यू, तो ये आ जाएगा 26,460। द आंसर इज डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, घबराइए मत देख के, प्री का सवाल नहीं था ये, मेंस का ही क्वेश्चन था, बट अच्छा क्वेश्चन था। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन कम कर दो, सिर्फ थोड़ी सी, आरआरबी पीओ प्री में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस सवाल को, ठीक है। सो एक डेटा सफिशिएंसी का सवाल आप सभी के सामने है, ठीक है, और इसको सॉल्व करने की आप एक कोशिश करेंगे प्यारी सी, ठीक है, पूरा फोकस लगा के, पूरा दिमाग लगा के। कहता है कि फाइंड द, अपोज करके सॉल्व कर लेना, मैं तो शुरू ही कर रहा हूं सीधा फिर। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय वरुण इफ ही इन्वेस्ट्स रुपीज बी एट 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years। ठीक है, आपको वरुण ने क्या किया है, रुपीज बी, प्रिंसिपल नहीं बताया आपको, वहां पे बी छोड़ दिया, 12.5% का रेट बता दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट है ये बता दिया, और टाइम है 2 साल ये बता दिया। स्टार्टिंग में आपको क्या दिया, क्वेश्चन के अंदर ही, डेटा सफिशिएंसी के सवाल के अंदर ही आपको बता दिया कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड एनुअली है, 2 साल है, रेट 12.5% बता दिया, प्रिंसिपल अभी छुपा के रखा हुआ, इसलिए वहां पे उसने बी वर्ड का, बी अल्फाबेट का यूज किया, जो कि अननोन दर्शा रहा है वहां पे, ठीक है। बी निकालना पड़ेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकल ही जाएगा, समझ रहे हो ना ये बात, तो क्योंकि रेट है आपके पास, टाइम है आपके पास, कंपाउंड इंटरेस्ट है ये पता है, कंपाउंडेड एनुअली है ये पता है, तो सिर्फ बी बता दो, बी बताते ही कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकल ही जाएगा। सो व्हाट डू वी नीड, वी नीड की वैल्यू ऑफ बी आ जाए, वी नीड की वैल्यू ऑफ बी आ जाए, बी आते ही फिर तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूंगा मैं, ठीक है। अब बी कहां से आ रहा है ये देखना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलती है, स्टेटमेंट 1 क्या बोलती है, अ कंटेनर कंटेन 78 लीटर्स मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, 78 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क है, 6:7 की रेशियो है, तो 13 6 78, तो 13 का 6 गुना है, तो 6 6 जा 7 6 जा, इतना वाटर एंड इतना मिल्क है हमें पता है। फिर कहते हैं ए लीटर्स मिल्क ऐड कर दिया, और ऐसा करने के बाद वाटर टू मिल्क की रेशियो 2:3 हो गई। अब यहां पे देखा जाए तो मिल्क ऐड हुआ है, वाटर तो ऐड नहीं हुआ, तो वाटर तो 36 ही होगा, तो 2 का 18 गुना, 3 का 18 गुना 54, तो ए की वैल्यू यहां से आ गई 12, बट अपने को तो बी की वैल्यू चाहिए थी ना, ए की वैल्यू आई है यहां से तो सिर्फ 12, तो फर्स्ट वाले से तो ए की वैल्यू आ रही है, फर्स्ट वाले से तो ए की वैल्यू आ रही है। सेकंड वाले से देखते हैं क्या आ रहा है, सेकंड वाले से आ रहा है भैया कि 5B रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हो A% के रेट पे, ओके, ए का इस्तेमाल, देखो यहां तो ए और बी 2 वेरिएबल हो गए, तो ओनली 1 से भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ओनली 1 से ए आ रहा है, तो ए से तो आंसर आ नहीं रहा, ओनली बी से भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि 2 वेरिएबल हो गए, 5B भी हो गया, ए भी हो गया, तो ओनली 2 से भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि 2 वेरिएबल की सिंगल इक्वेशन आ जाएगी, तो ओनली 1 से भी आंसर नहीं आ रहा, ओनली 2 से भी आंसर नहीं आ रहा, इकलौता ऑप्शन बच गया बोथ को इकट्ठे देख के कि बी निकल रहा है क्या, तो बोथ को इकट्ठे देख के आई थिंक हो जाएगा, दिख रहा है कैसे वो मैं बता देता हूं आपको। अब A% है, A% है यहाँ पे, A% मतलब 12%, जब मैं दोनों को कंबाइन ले रहा हूं तब की बात कर रहा हूं मैं, ए जो आ गया वो 12% है, 12% 3 सालों तक, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 36% आ जाएगा, 12 36%, मतलब 9/25 ऑफ प्रिंसिपल, या 9/25 ऑफ 5B, 5B का 9/25 हो गया, 5 5 दिस इज इक्वल टू 8064, 9 का 8 गुना 72, फिर से 9 का 8 गुना 72 हो गया, 9 9 81, 9 6 54, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बी की वैल्यू आ जाएगी, और वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ बी, उसके बाद तो बी है, रेट है, टाइम है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो आ ही जाएगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू फाइंड आउट दिस आंसर। क्लियर है, मजे में, पहला दूसरा, जो भी समझ नहीं आता दोबारा से उस वीडियो को वहां से स्टार्ट करो और अच्छे से देखो। उसके बाद कहता है पर्सन इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट इन स्कीम एक्स एंड स्कीम वाई इन द रेशियो 5:6। इन स्कीम एक्स ही इन्वेस्ट्स 20% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। ठीक है, आप रीड करो एक बार, हम अपनी थोड़ी सी वीडियो सरका लेता हूं ताकि सॉल्विंग स्पेस बन जाए थोड़ा सा। ठीक है, यहां ले आते हैं। अब आगे का क्वेश्चन समझते हैं, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे कि एक पर्सन ने कुछ पैसा स्कीम एक्स में डाला, कुछ पैसा स्कीम वाई में डाला, रेशियो 5:6 थी। स्कीम एक्स में उसने 20% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years, वाई में 15% सिंपल इंटरेस्ट 2 years। 2 सालों के बाद ही रिसीव्स 5200 रुपीज फ्रॉम बोथ द स्कीम कंबाइंड एज इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों स्कीम से इंटरेस्ट के तौर पे, तो मतलब इससे आपका प्रिंसिपल निकल आएगा, दोनों इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स निकल आएंगे। कहता है इंस्टेड ऑफ बोथ स्कीम्स वी हैड डिपॉजिटेड टोटल अमाउंट इन अदर स्कीम, जहां से Z% कंपाउंड इंटरेस्ट है। प्री लेवल क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ 5 और 6 की रेशियो है, 5 और 6 की रेशियो है, और पहले से इंटरेस्ट कितना आ रहा है 20% 2 years। बच्चों आप जानते हो ना, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सक्सेसिव इंक्रीज होता है, वहां पे सक्सेसिव इंक्रीज की बड़ी प्यारी सी एप्लीकेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट।
ठीक है, तो 20% प्लस 20%, वैसे तो देख के ही पता चल रहा है 40%, बट मैं 44%, बट मैं आपको बता देता हूं कैसे आया 44%। A% प्लस B% प्लस A इंटू बी बाय 100%। तो ओवरऑल कितना इंटरेस्ट आ गया जी? ये आ गया 44% का ओवरऑल इंटरेस्ट आ गया। ब्यूटीफुल बच्चों, ब्यूटीफुल, 44% का ओवरऑल इंटरेस्ट आ गया। अगर 44% का ओवरऑल इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं एक काम कर लेता हूं ना, पहले मान लेता हूं 500M पहले वाला प्रिंसिपल है, 600M दूसरे वाला प्रिंसिपल है। ठीक है, ऐसा मान लिया। यहां से इंटरेस्ट आ रहा है कितना? इधर से इंटरेस्ट आ रहा है 44%। 44% कितना हो जाएगा? 220M। और दूसरी तरफ से कितना इंटरेस्ट आ रहा है? दूसरी तरफ से इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 15% के हिसाब से 2 सालों में 30% इंटरेस्ट। 30% इंटरेस्ट मतलब 180M। इनको कंबाइन कर दोगे तो 400M का इंटरेस्ट हो गया, दैट्स इक्वल टू 5200। M की वैल्यू 13 आ गई। M की वैल्यू आ गई जी 13। M की वैल्यू 13 आ गई, तो इन दोनों को मिला के कंबाइंड कितना है? 11M, 1100M। 1100 इंटू 13, 14300, 14300। 14300 कंबाइंड प्रिंसिपल हो गया। अभी जो कंबाइंड प्रिंसिपल है ना, कहता है इसको उठा के तुम इन्वेस्ट कर दो स्कीम जेड के अंदर, जहां 10% कंपाउंड मिलता है 2 सालों के लिए, तो कितना इंटरेस्ट आएगा? तो 10% कंपाउंड मिलता है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100 यानी कि 21% इंटरेस्ट आएगा। कैसे आया? 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव इंक्रीज, सो इधर से 21% इंटरेस्ट आता है। परसेंटेज से कटा 2 बार, 21 का 100 बार जाएगा, 21 चौके 84, 21 तिया 63, तो ये आ गया 900, 3003, 3003 इज द आंसर। बी ऑप्शन इज द आंसर, 3003। इतना इंटरेस्ट आ गया। अच्छा सवाल था। फिर कहते हैं सम ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम ऑफ अ बोट इज 45 किलोमीटर पर आवर। सम ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड सम ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 45 किलोमीटर पर आवर। देखो कितना मस्त तरीके से लिख रहा है। अपस्ट्रीम स्पीड मतलब क्या होता है? v माइनस एस। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब क्या होता है? s। जब वो इन दोनों को ऐड कर रहा है तो क्या हो गया? v की वैल्यू हो गई 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर, ये आपको पता लग गया। कहते हैं एक बोट है 576 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और सेम टाइम में जाती है। ओके, टाइम सेम है, टाइम सेम है। जब आपको एक बात बताओ, जब टाइम सेम है तो T1 इज इक्वल टू T2 बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से बता रहा हूं। T1 इज इक्वल टू T2 बोल सकता हूं। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। मतलब जो स्पीड की रेशियो होगी वही डिस्टेंस की रेशियो होगी, यही मतलब हुआ इसका। तो यही तो मैं समझाता हूं, जब टाइम कांस्टेंट होता है तब जो स्पीड की रेशियो होती है वही डिस्टेंस की रेशियो होती है। अब टाइम कांस्टेंट है क्योंकि वो बोल रहा है कि सेम टाइम लगेगा, 2 अलग अलग केसेस दे दिए उसने, उसमें सेम टाइम लगेगा। अगर दोनों अलग अलग केसेस में सेम टाइम लगेगा तो जो डिस्टेंस की रेशियो है, डिस्टेंस की रेशियो क्या है? 576:144। डिस्टेंस की रेशियो है 4:1। तो जो डिस्टेंस की रेशियो होगी वही रेशियो स्पीड की होने वाली है। मतलब v प्लस एस और v माइनस एस की रेशियो भी, क्योंकि अगर देखोगे यहाँ डाउनस्ट्रीम है या अपस्ट्रीम है, तो स्पीड की रेशियो भी यही होने वाली है। ठीक है, v प्लस एस विल बी इक्वल टू 4v माइनस 4s, 3v इज इक्वल टू 5s, v बाय एस इज इक्वल टू 5/3। तो यहां पे अगर आप देखोगे 5 की वैल्यू 45 है, 5 का 9 गुना 45, 3 का 9 गुना 27। तो बड़े प्यार से आपके पास सब डेटा निकल के हाथ में रख दिया क्वेश्चन का सारा का सारा। ठीक है, अब वो कहते हैं इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इंक्रीज्ड बाय 1/3, इसको 1/3 से बढ़ा दो। 1/3 मतलब 9 से बढ़ा दो, 9 से बढ़ा दिया तो हो गया 36। इसकी नई वाली वैल्यू होगी 36, ये वाली वैल्यू है 45। ठीक है, ऐसा है। तो कहता है कितना समय लगेगा डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने में? तो v प्लस एस कितना आ जाएगा? v प्लस एस आ जाएगा 81। तो 648 किलोमीटर तय करना है और स्पीड है 81 किलोमीटर पर आवर, तो 8 घंटे लग जाएंगे। 8 घंटे लग जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। अगेन अ नाइस प्री लेवल सवाल। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ, पढ़ लो आप पोज करके पहले, फिर सॉल्व, फिर सॉल्यूशन देखना। A train traveling at a speed of 40 km per hour can pass a boy running in the opposite direction at 14 km per hour in 18 seconds. Additionally, the same train can pass another train moving in the opposite direction in 32 km per hour in 32 seconds. Determine the length of the longer river. ओ भाई मजेदार, आपने
अपनी तरफ से सारी रीडिंग लेके पॉज करके कोशिश कर ली ना, अब मैं समझाऊंगा और फोकस पूरा इधर ही होना चाहिए और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए। अभी जो हूं मैं हूं, बस जो हूं मैं हूं। हाँ हाँ, वो भी नहीं है अभी कुछ जिसको तुम मैसेज करके अभी आए हो कि थोड़ी देर सर की क्लास देख लूं फिर बात करूंगा या करूंगी। A train traveling at the speed of 40 can pass a boy running in the opposite direction at the speed of 14. एक बात बताओ, आप सब बहुत अच्छे से जानते हो कि जब एक ट्रेन जब एक पर्सन को क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? एक ट्रेन जब एक पर्सन को क्रॉस करेगी तो अपनी खुद की लेंथ जितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है? खुद की लेंथ, ट्रेन की लेंथ, मान लो ट्रेन की लेंथ इतनी है, इतना डिस्टेंस कवर किया। इतना डिस्टेंस कवर किया कितने समय में? 18 सेकंड में। तो ऐसा करके आपको क्या आनी चाहिए? देखो दोनों बॉडी चल रही है, बच्चा भी चल, बॉय भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड आनी चाहिए। रिलेटिव स्पीड कितनी है? देखो दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड आएगी इन दोनों का सम 40 + 14 यानी कि 54। बट दिस 54 इज इन किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, ठीक है? कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई? 270 मीटर्स, ठीक है? देखो जब एक ट्रेन क्रॉस कर रही है ना, एक ट्रेन एक बॉय को क्रॉस करती है, एक ट्रेन एक बॉय को क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ट्रेन जब एक बॉय को क्रॉस करती है तो ट्रेन की लेंथ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है? और दूसरी बात, जब आपके सामने आता है कि भैया, जब आपके सामने आ रहा है दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड होती है ना, इन दोनों की कंबाइंड स्पीड जो होती है वो दोनों की स्पीड्स के सम के बराबर होती है। क्योंकि मान लो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर्स ये आ गया ही, 15 मीटर्स ये आ गया ही, तो एक सेकंड में क्या चल रहा है? 10 + 15, 10 + 15, 10 + 15, 10 + 15, ठीक है? तो इकट्ठे एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और इकट्ठे बीच का डिस्टेंस खत्म कर रहे हैं, इसलिए रिलेटिव स्पीड उन दोनों स्पीड्स का सम होता है। तो 40 + 14 यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर हो गया, और उसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो 15 मीटर पर सेकंड आ गई वैल्यू, 15 मीटर पर सेकंड आ गई वैल्यू। बढ़िया है जी, 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड आ गई ओवरऑल स्पीड ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की ओवरऑल स्पीड आ गई। अब ओवरऑल सिस्टम की क्या स्पीड है भैया? एल का डिस्टेंस कवर हुआ जो कि स्पीड ऑफ ट्रेन के बराबर है। एल का डिस्टेंस कवर हुआ 18 सेकंड में कवर हुआ, तो डिस्टेंस ओवर टाइम L/18 = 15, तो एल की वैल्यू आ गई 270। तो हमारे पास भैया जी ट्रेन की लेंथ आ गई। और अब आगे बढ़ते हैं, कहते द सेम ट्रेन कैन पास अनदर ट्रेन मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर इन 32 सेकेंड्स। अच्छा चलो, अब एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए, ऐसे एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया, तो डिस्टेंस कवर्ड होगा सम ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन्स। और इसमें कितना समय लग गया? इसमें समय लग गया 32 सेकेंड्स। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अगेन सम होगी। हमारी ट्रेन की स्पीड पहले कितनी थी? 40। इस वाली ट्रेन की स्पीड क्या है? 32, तो 72 आ गई। 72 को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 20 आ जाएगी वैल्यू। तो सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया 640, जिसमें से एक ट्रेन की लेंथ आई थी 270, तो दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी? 370, ठीक है? तो एक की लेंथ इतनी आ गई, दूसरी की लेंथ इतनी आ गई। हमसे पूछ रहा है लंबी वाली ट्रेन की लेंथ बता दो। लंबी वाली ट्रेन की लेंथ आ गई 370, ए ऑप्शन। प्यार है ऐसे सवाल, करके जाओ, सीखो, तभी मजा है। कहते हैं शॉपकीपर ने 2 किताबें बेची। शॉपकीपर ने 2 किताबें बेची, दोनों के मार्क प्राइस सेम थे। पहले वाले पे 2 डिस्काउंट ये दिए, दूसरे वाले पे 2 डिस्काउंट ये दिए। तो बताओ शॉपकीपर ने डिटरमाइन विच शॉपकीपर ऑफर्स अ हायर डिस्काउंट। दोनों में से किस शॉपकीपर ने ज्यादा हायर डिस्काउंट ऑफर किया? तो आपको यह देखना है कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना बन रहा है। इधर से डिस्काउंट कितना बन रहा है? -18 -10 -18 गुना -10 बटे 100, तो ये आ गया -28 + 1.8 यानी कि 26.2% का डिस्काउंट हो गया पहले वाले का। दूसरे वाले का कितना हो गया? 16 12 -16 -12 का प्रोडक्ट कितना आएगा? 192/100, तो ये आ गया -28 + 1.92, तो ये आ जाएगा कितना? 26.08% का डिस्काउंट, ठीक है? तो ओवरऑल पहले वाले भाई ने डिस्काउंट ज्यादा दिया, ए ने डिस्काउंट ज्यादा दिया। कई बच्चे 10 और 18 जोड़ के 28 बना देते हैं, 16 और 12 जोड़ के 28 बना देते हैं, और 28% में बोथ प्रोवाइड्स इक्वल लिख देते हैं। बट एक्चुअल में यहां पे जो वैल्यू है वो है पहले वाले ने ज्यादा डिस्काउंट दिया, दूसरे वाले ने कम।
मैं आपको दोबारा बताता हूं, सुनना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनना। दो अलग अलग बुक्स हैं, दोनों के मार्क प्राइस बराबर है, दोनों के मार्क प्राइसेस बराबर है, मतलब दोनों की बेस वैल्यूज बराबर है, क्योंकि ये जो डिस्काउंट परसेंटेजेस कैलकुलेट होते हैं ना, ये डिस्काउंट परसेंटेजेस कैलकुलेट होते हैं किसके, मार्क प्राइसेस के, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मार्क प्राइस का कैलकुलेट होता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज अगर मार्क प्राइस का कैलकुलेट होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हमें बस ये देखना है कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया गया। अब ये यहां पे क्या सक्सेसिव है, सक्सेसिव बड़ी ब्यूटीफुल टर्म है, बहुत ब्यूटीफुल चीज है सक्सेसिव। इसके लिए आपको तीन बड़े बढ़िया बढ़िया मेथड सिखाए हुए हैं, जिसमें इसमें पहला मेथड लगेगा बहुत प्यार से। पहला मेथड है फॉर्मूला, कि अगर दो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, एक एक्स का एक वाई का, या दो सक्सेसिव चेंज हो रहे हैं, एक एक्स का एक वाई का, तो ओवरऑल जो चेंज होता है वो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100% का होता है, ठीक है, इतना होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जो हो रहा है वैसा साइन लगा दो। डिस्काउंट का मतलब होता है घट जाना, तो घट जाना मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव लगाओ। तो -18 प्लस -10 प्लस -18 गुना -10 बटे 100, तो यहां से आ जाएगा -18 -10 प्लस 1.8, तो ये आ गया 26.2% का ओवरऑल डिस्काउंट। वहीं दूसरे में अगर आप देखोगे तो -16 -12 प्लस -16 गुना -12 बटे 100, तो ये कितना आ गया, -28 प्लस 1.92, और ये बन जाएगा 26.08% का डिस्काउंट। तो यहां पे ये 26.2% का डिस्काउंट है, ये 26.08% का डिस्काउंट है। बड़ा डिस्काउंट कौन सा हुआ, पहले वाला, तो पहले वाले पे ज्यादा डिस्काउंट दिया गया, गलती नहीं करनी। प्यारा सवाल है ये, प्यारा कॉन्सेप्ट है। कहते हैं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है, 2 डिजिट के नंबर है और इन दोनों का जो सम अगर आप करोगे ना तो 9 आएगी वैल्यू। जैसे 1826, ठीक है, 18263, आपने क्या 9 है ना, 18 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया, 45 हो गया, ऐसे ऐसे ऑप्शन हैं, ठीक है। फिर कहता है वाइल द स्क्वायर ऑफ 10th डिजिट इज 45 मोर देन द स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, ठीक है। अब आप इसको करना चाहो ना, अगर आप इसमें इक्वेशन वगैरह बना के करना चाहो तो इट्स अ लेंदी टास्क, ठीक है, लेंदी टास्क है ये, इतना भी लेंदी नहीं है वैसे तो। कैसे करना है देखो, मान लो ये वाला डिजिट ए है, ये वाला डिजिट बी है। कहता है कि a प्लस बी 9 है, मैंने कहा जी 9 है। दो तरीके बताता हूं आपको इस क्वेश्चन के, ध्यान से बस करते जाना। आपका जो नंबर है ना वो ये नंबर है, ये इसका यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है, और वो कहता है a प्लस बी की वैल्यू जो है 9 है। मैंने कहा जी ओके है। फिर कहता है स्क्वायर ऑफ 10th डिजिट, स्क्वायर ऑफ 10th डिजिट मतलब a स्क्वायर इज 45 मोर देन स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 45। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 45। a प्लस बी की वैल्यू है 9, तो a माइनस बी की वैल्यू हो गई 5। तो a प्लस बी की वैल्यू है 9, a माइनस बी की वैल्यू है 5, तो 2a की वैल्यू हो गई 14, a की वैल्यू हो गई 7, तो b की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। तो आपके पास a b क्या आ गया 72। कह रहे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स मीन 7 2s are 14, 14 इज द आंसर, ठीक है। ये इसका तरीका है। दूसरा आप मान भी सकते हो ना, मान भी सकते हो भैया एक नंबर 1 होगा और ऑब्वियसली आपका 10th डिजिट बड़ा है तो बड़े वाला नंबर पहले लिखोगे। तो सम 9 है, सम 9 की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो पॉसिबिलिटी है 8 1 7 2 6 3 5 4, बस यही पॉसिबिलिटीज है। इनका स्क्वायर्स का डिफरेंस है 63, 8 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर डिफरेंस है 63। इधर 49 एंड 4 डिफरेंस है 45, यही है। ये 36 और 9 डिफरेंस कम हो गया, ये 25 और 16 डिफरेंस 9 हो गया, तो सिर्फ इसी केस में डिफरेंस 45 आ रहा है। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप मान के कि कौन से दो डिजिट्स का सम 9 होता है वो एज्यूम करके 4 ही केसेस बनेंगे, उन 4 में से आप देख लो स्क्वायर्स का डिफरेंस किसमें 45 है, वही आपका आंसर आ जाएगा। 72 आ गया, 7 2s are 14 आंसर आ गया उस हिसाब से। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अरुण ने इन्वेस्ट किए 18,000 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.5% 7 ईयर्स। तरुण ने इन्वेस्ट किया 8,000 रुपए, इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%, हाफ ईयरली कंपाउंडेड फॉर 3 years. If after 1 year the total interest by Arun and Tarun is 4110, determine the value of R. 1 year के बाद टोटल इंटरेस्ट की बात हो रही है। आफ्टर 1 year या फिर आफ्टर
आफ्टर 1 ईयर ही है। चलो देखते हैं इसका 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट है। एक बार मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, हो सकता है क्या पता गलती भी हो। 8.5% ऑफ 18,000 कितना होता है? 1530 होता है। 1530 होता है 8.5% 18,000 का। तो अगर ऐसा है तो बाकी कितना बच गया? बाकी कितना बच गया यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो 2600 माइनस 20 यानी कि 2580 रुपए बच गए। 2580 रुपए बच गए। अगर R% का रेट है तो आधे साल का क्या होगा? R/2। और एक बार ये जो 2580 आपने निकाला है, ये 2580 और 1500 4000 और 110 4110, ठीक है। 2580 जो आपने निकाला है, ये 8000 का कितना परसेंटेज है पहले तो मुझे ये देखना है, ठीक है। 258, 8 से काटूंगा, 8 थी 24 हो गया, और उसके बाद 8 दूनी 16 हो गया, फिर 20, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। 8 दूनी 16 हो गया, फिर 8 दूनी 16, 32.25% आ गया। 32.25% जो आता है वो पता है किससे आता है? वो आता है 15 + 15 + 15 गुना 15/100 से आता है। 32.25%। मतलब कहने की बात है कि R/2 की वैल्यू जो है वो है 15%, क्योंकि पूरे साल का रेट अगर R है तो आधे साल का रेट हो गया R/2। R/2 की वैल्यू है 15%, 15% तो R की वैल्यू होगी 30%। द आंसर इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। मुझे लगा था क्वेश्चन में कोई गलती हो सकती है, मुझे लगा था कि ऊपर 7 साल और यहाँ 3 साल देके बाद में 1 साल का डेटा क्यों दिया हुआ है, तो पता चला 7 साल और 3 साल सिर्फ पागल बनाने के लिए दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है। बात यहाँ पे खरी खरी 1 साल की हो रही है। सो देयर इज नथिंग टू डू विद दिस 7 ईयर्स और 3 ईयर्स। दोबारा से समझाता हूं, देखो ध्यान से। एक तरफ 18,000 की इन्वेस्टमेंट हुई है, एक तरफ 8,000 की इन्वेस्टमेंट हुई है। 18,000 की इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो सिंपल इंटरेस्ट पे हुई है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे हुई है। इधर जो रेट है वो 8.5% है, इधर का रेट हमें दिया गया R% है। इधर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब होता है आधे साल बाद कंपाउंडेशन होगी, आधे आधे साल बाद कंपाउंडेशन होगी। आधे आधे साल बाद हम इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ देंगे और हमारा नया प्रिंसिपल बना लेंगे जो कि होगा अगले 6 महीनों के लिए। तो हर 6 महीने बाद होगा कंपाउंडेशन की प्रोसेस, हर 6 महीने बाद चलेगी, ठीक है। तो कहते हैं 1 साल बाद जो टोटल इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है वो हमारे पास 4110 है। तो 8.5% ऑफ 18,000 निकालने का क्या तरीका है? मैंने ना 8.5% ऑफ 18,000 ऐसे चुटकियों में निकाल दिया। तो बच्चे कह रहे थे कैसे किया सर? मैंने कहा मैंने इसका कर दिया डबल, इसका कर दिया आधा, परसेंटेज से कट गई 2 0, 1530। 1530 अगर आया है पहले केस से, इधर से आया है 1530, तो 1530 इसमें से घटा दिया मैंने, ठीक है। तो आ गया 2580, वो इधर से आया होगा। ये जो 2580 है, मैंने चेक किया कि 8,000 का कितना परसेंटेज है, तो जवाब आया कि ये 8,000 का 32.25% है। 32.25% मतलब वैसे तो मेरे को पता ही था कि भैया कौन से सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाने पे 32.25% आता है। 15 + 15 + 15 गुना 15/100 करने पे 32.25% आता है, क्योंकि प्रैक्टिस है, ठीक है। मुझे भी पता है, काफी पुराने बच्चों को भी पता है कि 32.25% आता है 15 + 15 + 15 गुना 15/100 करने पे। बाकी अब इसको नॉर्मली ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। 128 129/4% आ गया, इतना आ गया। तो आप एक बार मान लो कि आधे साल का जो रेट है ना वो K% है, तो K + K × K/100 इज इक्वल टू 129/4। तो ये आ गया 2K + K²/100। अगर मेरे पीछे ना छुप जाए बस ये मेरी फोटो को मैं एक बार बिल्कुल छोटो से कर देता हूं, यहां ले आता हूं, ठीक है। तो ये बन गया इतना बाय 100 इज इक्वल टू 129। 200 के हो जाएगा ना ये, क्योंकि एलसीएम ऊपर चला जाएगा। 200 के बाय 4, तो ये 25 हो गई वैल्यू, ये 25 हो गई वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा? 12 का 25 गुना कितना होता है? 300, 3,225, ठीक है। तो K² + 200K - this इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आ गया आपके सामने बड़े प्यार से, कहानी ऐसी बन गई। तो 3225 और ये ऐसे चल रहा। तो अब 215 का 15 गुना
होता है ये वैल्यू, तो इसके और डिफरेंस होता है 215 और 15 का 200, तो इधर से रूट्स आ जाएंगे, माइनस का 215 और प्लस का 15, तो के की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है, बाकी आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि आप यूज कर चुके हो, तो आपको पता होना चाहिए। अब के की वैल्यू 15 आ गई। के क्या है? हाफ ईयरली का रेट है, आधे साल का रेट के है, तो पूरे साल का रेट कितना होगा? 2K यानी कि 30, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 30%। नाइस क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। PQR ने किया बिजनेस स्टार्ट, 352 की रेशियो में पैसा डाला। 12 महीने के बाद पी और क्यू ने पैसा कर दिया डिक्रीज 50% और 40% से। आर ने 50% से बढ़ा दिया। 2 साल बाद डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट ऑफ PQ एंड सम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ PR। आफ्टर 2 years डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ PQ एंड सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ PR, मतलब बेसिकली Q और R का डिफरेंस 1680 है, तो Q का आप बताएं शेयर क्या होगा? Q और R का डिफरेंस, Q का ही शेयर पूछा है, तो मैं इस पूरे सवाल के अंदर P को लेके क्यों चलूंगा? फिर मैं इस पूरे क्वेश्चन के अंदर Q और R को ही लेके चलूंगा। फिर सिर्फ Q और R पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं आपको मैं। देखो Q और R, मैंने माना कि भैया इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 500 है, इसकी इन्वेस्टमेंट जो है Q का 40%, 5 और 4 ही लेके चलूंगा मैं। और देखो मैंने माना इसकी इन्वेस्टमेंट है 5 की, इसकी इन्वेस्टमेंट है 4 की, 2 की। सुनना, बहुत प्यार से करूंगा इस क्वेश्चन को, आप खुद देखना। मैंने सिर्फ P और Q और R को लिखा पहले, सिर्फ कि इसकी इन्वेस्टमेंट 5 की है, इसकी इन्वेस्टमेंट 2 की है। ठीक है, 1 साल बीत गया जी, 1 साल बीत गया, दोनों का 1 साल बीत गया। बहुत बेसिक तरीके से करूंगा, 1 साल बीत गया जी। उसके बाद Q ने 40% से डिक्रीज कर दी इन्वेस्टमेंट, 5 का 40% था, 2 से घटा दी, 3 हो गई। R ने 50% से इंक्रीज कर दी, 2 का 50%, 1 बढ़ा के 3 कर दी, बचे हुए 1 साल के लिए, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस चला है वो 2 सालों के लिए चला है। तो 5 + 3 यहाँ पे 8 हो गया, 2 + 3 यहाँ पे 5 हो गया। फाइनली Q और R के बीच में जो पैसा बटेगा वो होगा 8-5 की रेशियो में। तो मेरे को बताओ जरा, कहता है कि डिफरेंस दिया है किसका? सम ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ P एंड Q एंड सम ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ P एंड R। इनका डिफरेंस दोगे तो P तो P कट जाएगा। बेसिकली Q और R का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 1680। Q और R का डिफरेंस मैं देख पा रहा हूं कि 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 1680 है, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 1 यूनिट की वैल्यू 560 आ गई। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8 × 560, तो ये कितना होता है? 4480, 4480। सी ऑप्शन, डन डना डन डन। ये स्मार्टनेस होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्यों ऐसा दिखा? मुझे दिखाई दिया कि PQR का अपना अपना डेटा सबका दिया हुआ है। P की इन्वेस्टमेंट अपनी बता दी, Q की इन्वेस्टमेंट अपनी बता दी, R की इन्वेस्टमेंट अपनी बता दी। बट जब रिलेशन देने की बारी आई ना, तो इसने रिलेशन Q और R में दिया और पूछ ली Q की वैल्यू। अगर वो रिलेशन Q और R में ना दे के P और R में देता, तब मेरे को PQR पूरा लेके करना पड़ता सॉल्व। बट उसने रिलेशन Q और R के बीच में दिया और पूछा भी Q का ही। या तो ऐसा होता ना, वो रिलेशन Q और R का देता पर पूछ लेता P का, फिर भी मेरे को P साथ लेके चलना पड़ता। बट इसने क्या किया? रिलेशन भी Q और R का दिया और पूछा भी Q और R में से एक, यानी कि Q पूछ लिया, तो इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ी, Q और R में क्वेश्चन खत्म हो गया। A and B individually can fill a tank in 15 by 2 minutes, 10 minutes respectively, while C can empty the tank in 12 minutes. All the pipes are open sequentially starting from ABC मतलब, and find the total time taken by all the 3 pipes to completely fill the tank. Okay, nice question. So A भी भरता है, B भी भरता है, C खाली करता है। A भी भरता है, B भी भरता है, C खाली करता है। तो इधर 15 by 2 minutes लगते हैं, इधर 10 मिनट्स लगते हैं, इधर 12 मिनट्स लगते हैं। 10 और 12 और 15 का एलसीएम होता 60। 60 को 15/2 से डिवाइड किया मैंने, तो 8 आ गई वैल्यू, इधर 6 आ गई वैल्यू, इधर 5 आ गई वैल्यू। तो ये जनाब 8 यूनिट पानी भरते हैं, ये 6 यूनिट पानी भरते हैं, 5 यूनिट खाली करता है। तो मिनट बाय मिनट ऐसे चल रहा है कि पहले मिनट ये चले हैं जनाब, दूसरे मिनट ये चले हैं, तीसरे मिनट ये चले हैं, फिर चौथे मिनट ये चले हैं, 5वें मिनट ये चले हैं, 6ठे मिनट ये चले हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो हम एक बात बोल सकते हैं कि हर 3 मिनट के अंदर, हर 3 मिनट के अंदर, हर 3 मिनट के अंदर, हर 3 मिनट के अंदर एक जैसा माहौल है, 9 यूनिट पानी भरा जा रहा है। तो हर 3 मिनट के अंदर 9 यूनिट पानी भरा जा रहा है। हमने भरना है कितना? 60 यूनिट पानी। ठीक है, अब मैं बताता हूं कई बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, वो भी समझो ध्यान से। मिस्टेक क्या होती है? 3 मिनट है,
बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं 60 का मल्टीपल कौन सा है सर, 9 का 6 गुना 54 है, 6 से गुना करते हैं, 18 मिनट तक पहुंच जाते हैं, इधर 54 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं और 18 मिनट में 54 यूनिट पानी भरा गया। फिर बचा हुआ 6 यूनिट पानी में अगले पर्सन की बारी आएगी जो कि 8 यूनिट पानी भरता है, जो कि 8 यूनिट पानी भरता है, उसकी बारी आएगी, भरना 6 यूनिट ही है, पानी 6 यूनिट भरना है, वो भरता 8 यूनिट है, तो उसका 3/4 मिनट लगेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है 18 मिनट तो पूरे लग गए, साथ में 3/4 मिनट और लगेगा। द आंसर विल बी 18 3/4 मिनट्स। द आंसर विल बी 18 3/4 मिनट्स। बट क्या ऐसे ही होगा क्या? ऐसे ही होगा? सोचो 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 सोचो। देखो, सबसे पहली बात, जब भी ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क एक साथ वो डालता है ना किसी के अंदर, आपको सबसे पहले देखो, यहां तक तो ठीक है कार्यक्रम पूरा का पूरा कि 3 मिनट जो है, 3 मिनट में 9 यूनिट पानी भरा जा रहा है। 3 मिनट्स में 9 यूनिट पानी भरा जा रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक है। बट उसके बाद आप हमेशा ध्यान रखो कि जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ना, देखो 14 यूनिट पॉजिटिव काम हो रहा है, 5 यूनिट नेगेटिव काम हो रहा है। सबसे पहला काम करो आप, टोटल वर्क में से 60 में से ये नेगेटिव वाला काम हटा दो। नेगेटिव वाला काम हटा दिया आपने, बाकी कितना बच गया? 55 यूनिट। आप ये देखो कि आप जिस भी नंबर को ढूंढ रहे हो ना, जो आप मल्टीपल ढूंढ रहे हो 9 का मल्टीपल, वो 9 का मल्टीपल जो हो ना, वो इस 55 से, जो ये -5 हटाने के बाद इस 55 के बराबर हो या 55 से छोटा हो। या नेचुरली आपका 54 ही आ रहा है, नेचुरली 54 आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका सही हो गया। बट कई बार क्या होगा, आप इवन स्लाइटली बिगर नंबर ले लोगे और आपका टाइम जो होगा एक्चुअल टाइम से ज्यादा आ जाएगा और आप वो ऑप्शन में भी होगा और आप मार्क करके आ जाओगे। हमेशा क्या करना है आपने, 60 जब भी आप टोटल देखने वाले हो तो पहले नेगेटिव वाला पोर्शन हटा दो, उसमें से -5 हटा दिया, 55 देखो, 55 या 55 से छोटा नंबर देखो जो 9 का मल्टीपल हो। यहाँ पे 54 बिल्कुल परफेक्टली ठीक बैठ रहा है, तो यहाँ बिल्कुल ठीक है 18 3/4 मिनट्स। बट आगे ध्यान रखना, अगर मान लो गलती हो गई तो फिर बिना बात का -2.25 हो जाएगा। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। विनेज मंथली सैलरी, विनेज मंथली सैलरी इज 22,500 रुपए। एट द एंड ऑफ द ईयर शी इन्वेस्ट, अच्छा विनय लड़की का नाम है, ओके, 22,500 रुपए। एट द एंड ऑफ द ईयर शी इन्वेस्ट 40% ऑफ हिज ईयरली इनकम एट कंपाउंड इंटरेस्ट at 16.66%. With 50% of the remaining income, he starts a business with Naman, who invests 7,200 rupees. After X months, Vinay leaves the business. At the end of 15 months, the ratio of the profit share of Vinay and X की वैल्यू बतानी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहली बात 22,500 रुपए के हिसाब से ये 12 महीने में इनकी सैलरी हो गई इतनी। इसका 1/6 तो गया, सॉरी, इसका शी इन्वेस्ट 40% तो इन्वेस्ट कर दिया इन्होंने, बाकी बचा 60%। उस 60% का भी आधा हमने देखना है। ठीक है, 12 तिया 36, एक काम करो, इसको 9,000/4 लिख दिया मैंने 2250 को। तो अपने पास आगे कुल मिला के 81,000 रुपए जो इन्होंने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। 81,000 रुपए इन्होंने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं नमन के साथ। तो विनय और नमन ने डाले हैं 7,200 रुपीज और इस जनाब ने डाले हैं 81,000 रुपए। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 9 से काटा 8 बार, 9 से काटा 90 बार, 45 और 4 की रेशो आ गई हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स की। प्रॉफिट की रेशो है 3/4 की। प्रॉफिट की रेशो है 3/4। हमको एक बेसिक सा रूल पता है, अभी जो बच्चे पेड वाली क्लासेस कर रहे हैं उसमें बड़ा डिटेल में समझा रहा हूं मैं आपको ये चीज, कि प्रॉफिट की रेशो को अगर आप इन्वेस्टमेंट की रेशो से डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिल जाती है क्या? आपको मिल जाती है टाइम की रेशो। तो ये आ जाएगी वैल्यू कितनी? 1/15 और ये आ जाएगी वैल्यू 1। तो आपको 1:15 की रेशो मिल गई, 1:15 की रेशो मिल गई जनाब। अब हमें पता है 15 महीनों तक बिजनेस चला है, जबकि विनय बीच में छोड़ के चला गया था। तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 महीने है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 मंथ है। तो मतलब विनय ने केवल 1 महीने के लिए ही बिजनेस इन्वेस्टेड रखा है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 1 मंथ। एक्स इज अ इवन नंबर, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, दोनों ही गलत है। नन इज ट्रू, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वो 1 है। एक्स की वैल्यू जो है वो है 1।
तो बड़ा मस्त क्वेश्चन था, ये भी बड़ा मज़ेदार सवाल था और आप सभी ने बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व भी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये करेंगे, एक कोशिश करेंगे प्यारी सी सारे बच्चे, फिर हम नेक्स्ट सवाल पे मूव करेंगे। शॉपकीपर के पास 25 गेंदे हैं, 25 ब्लैक, ओके 30 रेड, आउट ऑफ देम 40% ब्लैक बॉल्स। ठीक है, ये तो बहुत आसान सवाल है, बहुत ज्यादा आसान सवाल है। 25 बॉल्स तो हैं ब्लैक कलर की, वाइट कलर की 40 बॉल्स हैं, रेड कलर की 30 बॉल्स हैं और टोटल हो गया 95 गेंदे। ठीक है, टोटल हो गई 95 गेंदे। कहता है आउट ऑफ देम 40% ब्लैक बॉल्स, 40% ब्लैक बॉल्स, 70% वाइट बॉल्स, 80% रेड बॉल्स यहां पे बेच दी। बाकी कितनी बच गई? 15, 12 और 6। ठीक है, ये बच गई, तो 33 बच गई कुल मिला के। ठीक है, 33 गेंदे बच गई। कहता है कि देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल बॉल सोल्ड। तो बेची कितनी? 62 बेच दी। हाँ, 52 एंड 62 गेंदे बेच दी आउट ऑफ 95। तो परसेंटेज ऑफ टोटल बॉल सोल्ड, तो 19 बार कटेगा, 20 बार कटेगा, 6 दूनी 12, 1240 बाय में 19। ठीक है, 19 का 6 गुना 114 आ गया, फिर 100 है, 65.25% के आसपास आएगा आंसर। 114 और 100 95, ठीक है 65.25% के नियर बाय आंसर आ गया। 62 गेंदे, तो बहुत आसान सवाल था। देन वी हैव दिस नाइस क्वेश्चन। ठीक है, देन वी हैव दिस नाइस क्वेश्चन, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। 13वां सवाल है, मैं इसको रेप्लिकेट कर देता हूं, 2 पेजेस पे डाल देता हूं इसको, ताकि बड़े खुले खुले हम आराम से सॉल्व कर सकें। चलो जी, तो आपने ऑब्वियसली पिछले पेज से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में देख ही लिया होगा ये सवाल। अभी हम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है ये। तो सी और डी ने कहते हैं इकट्ठे काम 40/3 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला करता है 18 दिन में। सी और डी की एफिशिएंसी 4-5 है। बी 100% ज्यादा एफिशिएंट है सी से। ओहो हो, सबसे पहले सी और डी करते हैं 40/3 डेज में। ए अलोन करता है 18 दिन में। ए अलोन करता है 18 दिन में। ठीक है, सी टू डी जो है 4-5 की रेशियो है, तो सी और डी इंडिविजुअली निकल आएगा इससे। ठीक है, सी और डी को अलग अलग ही रख लो। कहता है कि एफिशिएंसी ऑफ सी टू डी इज दिस। एक बात बताओ, सी काम करता है 4 यूनिट, डी काम करता है 5 यूनिट, दोनों मिलके करते हैं 9 यूनिट। हाँ जी करते हैं, दोनों मिलके 40/3 डेज में काम कर लेते हैं। सही बात है, तो 120 यूनिट्स काम हो गया। 120 यूनिट्स काम हो गया, तो उसमें से सी उस 120 यूनिट्स काम को कितने समय में करेगा? 30 दिनों में। उस 120 यूनिट्स काम को बी कितने दिनों में करेगा? 24 दिनों में। ठीक है, तो 30 और 24, सी और डी का इंडिविजुअल पता लग गया 30 और 24। सी और डी का इंडिविजुअली पता लग गया 30 और 24। मजेदार जी, मजेदार। फिर आगे करते हैं, कहते हैं बी इज 100% मोर एफिशिएंट देन सी। बी इज 100% मोर एफिशिएंट देन सी, मतलब बी से डबल काम करता है, यही मतलब हुआ ना। मतलब ये अगर एक काम करता है तो उससे एक ज्यादा ये 2 काम करता है। ठीक है, तो ये तो एफिशिएंसी की रेशो हो गई, तो ये हो गई टाइम की रेशो। तो हमें तो पता है सी जो है वो 30 दिनों में काम करता है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 30, 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो ये आ गया बी करता है 15 दिनों में काम। तो एबीसीडी चारों का डेटा आ गया। अब उसके बाद इनका ऑब्वियसली हमें निकालना है एलसीएम, एफिशिएंसी, और उस हिसाब से दोनों क्वांटिटीज को सॉल्व करना है। तो अगर आप देखेंगे 15 और 30 का एलसीएम 30 हो गया, 30 और 18 का एलसीएम 90 हो गया, 90 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? आप 6 से काटोगे 4 बार, 6 से काटोगे 15 बार, तो ये आ गया 360, 360 टोटल वर्क आ गया। तो इसका ये 15 गुना है, इसका ये 12 गुना है, इसका ये 20 गुना है, और इसका ये 24 गुना है। ठीक है, तो ये अपने पास एफिशिएंसी भी आ गई। कहते हैं एओडी, क्वांटिटी 1 की बात करते हैं अब। कहते हैं एओडी ने काम करना शुरू किया, 8 दिन के बाद डी छोड़ के चला गया।
ए और डी ने काम करना शुरू किया, मतलब 35 यूनिट्स काम करना शुरू किया 8 दिनों तक। 280 यूनिट काम तो हो गया, 80 यूनिट काम बाकी पड़ा है। ये 80 यूनिट काम जो बाकी पड़ा है ये ए अलोन करेगा, कितने दिनों में करेगा? ए अलोन जो है 20 यूनिट काम करता है, तो ये 4 दिनों में कर लेगा। क्या कर लेगा? 4 दिनों में। सो फाइंड द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, 4 दिन। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क। 50% ऑफ द वर्क मतलब 180 करना है ए बी ने। ए बी मिलके करते हैं कितना काम करते हैं? 44 यूनिट्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है ये 4 गुना से तो ज्यादा ही है, 4 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग आएगी, क्योंकि 44 का 4 गुना होता है 176, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू। अगर ये वैल्यू 4 आ रही है और ये 4 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। बस अपने को तो यही चाहिए था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी, आज का नेक्स्ट सवाल, और आप सभी का बड़ा बढ़िया वाला सवाल। ये जो क्वेश्चन है अब वो है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड बेस एरिया ऑफ द कोन इज 528 एंड द लेंथ ऑफ द कोन आपने निकालना है। लेंथ से यहां मतलब ऑब्वियसली स्लैंट हाइट को लेकर होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द कोन जो होता है वो ऑब्वियसली अगर आप नापने लगोगे तो ये होगा लेंथ ऑफ द कोन, तो वो हो गया स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालनी है भैया आपने यहाँ पे। सबसे पहले आपको कर्व्ड सरफेस एरिया और बेस एरिया के बीच में डिफरेंस दिया गया है। अच्छा, कई तो इसमें बहुत प्यारी सी गड़बड़ करेंगे, देखो मैं बताता हूं, एक प्यारी सी गड़बड़ बट बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। बच्चे कहेंगे स्लैंट, देखो एक तो होता है पाई आर एल जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, एक होता है पाई आर स्क्वायर, जो बेस एरिया होता है। अब इन्होंने बोल दिया डिफरेंस, ये नहीं बताया कौन सा बड़ा है, पाई आर एल बड़ा है या पाई आर स्क्वायर बड़ा है। तो कई बच्चे करेंगे ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है, बट मैं आपको बता दूं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब आप इसमें से पाई आर कॉमन निकालोगे ना तो अंदर बनेगा एल माइनस आर, और इधर से जब पाई आर कॉमन निकालोगे तो इधर से बनेगा आर माइनस एल। एल इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर, तो ये नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, क्यों होता है एल इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर? क्योंकि अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है तो इसके अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, जिसमें यहां पे आर होता है, यहां पे हाइट होती है, यहां पे एल होता है। इन दोनों के स्क्वायर का सम बराबर होता है एल के स्क्वायर के। एल इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच एंड आर, पता होना चाहिए आपको, बहुत जरूरी है। तो ये आ जाएगा डिफरेंस, आपको डिफरेंस दिया जा रहा है यहां पे, डिफरेंस दे दिया पहले वाले में कि 528 है। पहली वाली स्टेटमेंट पे आते हैं, पहली वाली स्टेटमेंट पे सम दे दिया तो इंडिविजुअली निकल जाएगा, इंडिविजुअल निकल गया तो एल की वैल्यू आ जाएगी, कोई लॉड ही नहीं है इसके अंदर। तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो पाई आर एल का ट्वाइस आ जाएगा, किसके बराबर? 3828 के बराबर, 1914 के बराबर आ जाएगा पाई आर एल। मैं ऐसे करता हूं, पिछले पेज पे सॉल्व कर देता हूं। पाई आर एल की वैल्यू क्या आ गई? 1914। ठीक है, और 1914 आ गई तो इसमें पुट कर दो, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 1386 1386 आ गई पाई आर स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब कितना आ गया? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 11 से काटा 2 बार, 11 एकम 11, 11 दूनी 11 छिके, ये आ गई वैल्यू कितनी? 54, 53 नहीं 63 आ गई वैल्यू ये। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 63 इंटू 7, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 इंटू 7 इंटू 7, मतलब 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। आर की वैल्यू आ गई 3 इंटू 7, आर की वैल्यू 3 इंटू 7 इसमें पुट कर दो, एल की वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू पाई आर एल। 7 तिया 21, 11 दूनी 11 एकम 11, 11 सत्ते 11 चौके 6 दूनी 12, 6 में 54, एल की वैल्यू 29 आ गई। तो एल आ गया ओनली वन से ही एल आ गया। ठीक है, अगर ओनली वन से एल आ रहा है और ओनली 2 में क्या दिया गया? ओनली 2 में दिया गया हाइट ऑफ द कोन, उससे कुछ नहीं होगा बाबा, हाइट ऑफ द कोन से क्या आ जाएगा? ऊपर तो डिफरेंस दिया हुआ है सिर्फ, ओनली वन से बड़े प्यार से आंसर आ रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटिंग फॉर यू। पॉज करके सॉल्व करेंगे जरा सारे के सारे बच्चे, एक कोशिश करेंगे प्यारी सी। 3 कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आई थिंक हमने बताना है ट्रू फॉल्स।
कहता है प्रेजेंट एज ऑफ दिया जिया इज 5-7। दिया जिया की जो प्रेजेंट एज की रेशियो है जी वो 5-7 है। फिर कहता है जिया, प्रेजेंट एज ऑफ जिया इज इक्वल टू टियाज एज 4 years बिफोर। प्रेजेंट एज ऑफ पिया is 20% more than the present age of Tia. Difference between Tia Jia is 10 साल. Which of the following is true? देखते हैं कौन कौन सा following true है। तो एक तरफ तो बात हो रही है दिया की, एक तरफ बात हो रही है जिया की, एक तरफ बात हो रही है टिया की, एक तरफ बात हो रही है पिया की। यही है चार, यही चार हैं। तो 5 और 7 अगर इनकी प्रेजेंट एज की रेशियो है तो मैंने मान लिया भैया 5A एंड 7A है। फिर कहता है कि जो जिया की प्रेजेंट एज है यानी कि 7A वो टिया की 4 साल पहले की एज है। 7A जो है ना वो टिया की 4 साल पहले की एज है, तो अभी इसकी होगी 7A + 4। ये भी ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ पिया इज 20% ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ टिया, 20% मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ टिया। 120% मतलब 1.2 टाइम्स। 12 7 84, इसका 1.2 टाइम्स होगा इतना, इसका 1.2 टाइम्स होगा 12 चौके 48, 4.8। ये आ गई वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन टिया दिया इज 10 साल। टिया और दिया का डिफरेंस 10 साल है। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2A + 4। वो 10 साल है तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। ए की वैल्यू 3 आ गई तो ये आ गई 15, ये आ गई 21, ये आ गई 25, और 25 से 20% ज़्यादा यानी कि 5 ज़्यादा, ये वैल्यू आ गई 30। ठीक है, तो ये चल रहा है। कहता है रेशियो ऑफ दिया जिया आफ्टर 8 years। दिया और जिया आफ्टर 8 years, इसका 8 साल बाद है 23, इसका 8 साल बाद है 29। ये तो कहीं नहीं है, दिया जिया तो कहीं नहीं चले। प्रेजेंट एज ऑफ पिया इज 32 साल, ये भी नहीं चला। दिया टिया आफ्टर 5 years, दिया और टिया आफ्टर 5 years, इसका 5 years के बाद 20 होगा, इसका 5 years के बाद 30 होगा। तो ये चल रहा है 2:3, परफेक्ट। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टिया पिया, टिया पिया प्रेजेंट एज का सम है 30 + 25 यानी कि 55। 45 तो नहीं है, तो ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर, परफेक्टली डन, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन एक्स और वाई, वाह भाई वाह। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा एक्स और वाई वाला। करेंगे सारे के सारे बच्चे जल्दी से। चलो जी, शॉपकीपर हैज 2 phones, 20,000 15,000। ही सोल्ड द फोन वर्थ 20,000 at 22.5% profit and the phone worth 15,000 at this percent profit. If x plus y square percentage profit is on the entire transaction, then and the cost price of mobile phone increases by x percentage and the profit, y is the even prime number। मतलब y की वैल्यू तो 2 है, y की वैल्यू तो 2 है, मतलब x + 2 स्क्वायर मतलब x + 4% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है आपने तो पहले तो देखो इधर कितना प्रॉफिट हुआ है। 22.5% ऑफ दिस वैल्यू, 22.5, 225 का डबल कितना होता है 450, तो 4500 का प्रॉफिट तो इधर हुआ है। 40% का प्रॉफिट इधर हुआ है, 15 चौके 60, 6000 का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। ओवरऑल है 35,000, 10500, 35,000, 35 तिया 105 होता है, तो ओवरऑल 30% का प्रॉफिट हुआ है। तो 30% जो है x + 4 के बराबर है, क्योंकि देखो y इज द इवन प्राइम नंबर, एक ही इवन प्राइम नंबर होता है 2, तो y की वैल्यू 2 रखूंगा तो y स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4, तो x की वैल्यू आ गई जी 26। कहते हैं इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल वर्थ 15,000 रुपए इज इंक्रीज्ड बाय x परसेंटेज, यानी कि 26% से बढ़ा दिया गया। 26 का 1.5 गुना कितना होता है, 26 का 30/2 टाइम्स 390, तो 3900 से अगर बढ़ा दूं मैं इसको
तो 18,900 रुपये हो गई वैल्यू। एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिमेन्स द सेम, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिमेन्स द सेम। 15,000 वाले पे 6,000 का प्रॉफिट हो रहा था ना, तो प्रॉफिट 6,000 का ही होगा 18,900 रुपये पे। तो 100 पे कितना? सो वी हैव टू फाइंड आउट कि नया वाला प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। 2 0 से 2 0 खत्म, 3 से काटोगे 20 बार, 3 से काटोगे 63 बार। 31.74% इज द आंसर। कैसे आया मैं बताता हूँ। 6.3 का आप 3 टाइम्स करोगे ना तो आपको मिलेगा 18.9। तो इस 20 को मैंने लिखा 18.9 प्लस 1.1। इसके नीचे 63 अलग, इसके नीचे 63 अलग। ये तो हो गया 30%। और ये हो गया लगभग आप देख रहे हो 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज मतलब 31 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। ठीक है, 31 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आंसर आ गया। तो बस ऐसे करके निकाल लेना था। A shopkeeper mixed rice priced at 120 rupees per kg and 70 rupees per kg at the ratio of 4:1. If the shopkeeper has a total of 8 kg and he earns a 30% profit per kg, then the total profit earned by shopkeeper. Pre-level बड़ा आसान सवाल। सबसे पहली बात, आपने 120 रुपए वाले और 70 रुपए वालों को मिक्स करना है 4:1 की रेशियो में। यहाँ पे आप चाहे एलिगेशन लगा दीजिए, चाहे वेटेड एवरेज लगा दीजिए। एक का प्राइस 120, तो 4 का कितना 4 × 120। एक का प्राइस 70, 70 गुना 1 आ गया इतना, बटे में 5। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 550 बटे 5, यानी कि 110 रुपए ओवरऑल प्राइस हो गया। एक के ऊपर 30% प्रॉफिट कमा रहे हैं तो 33 रुपए का प्रॉफिट एक पे हो गया। और ऐसे ऐसे हमने 8 किलो बेचने हैं तो 3 8 24, 24 का 11 गुना 264 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। A total expense on painting of the walls of a room is 22 रुपए पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज दिस। क्या है एक्सपेंस पेंटिंग द वॉल्स ऑफ अ रूम? The length and width of the walls is this and this. Find the height of the room. तो अभी हम जानते हैं भैया, देखो ऐसा है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यूजुअल जो बेसिक केस सिनेरियो जो होता है उसके अंदर हम फ्लोर को लेते हैं लेंथ ब्रेड्थ और ये होता है हाइट। ठीक है, तो आपने जो पेंट करना होता है वो फ्लोर सीलिंग छोड़ के जो वॉल्स होती है उनको पेंट करना होता है। और उसमें क्या आते हैं, उसमें LH आता है 2 बार, उसमें BH आता है 2 बार, उसमें L भी नहीं आता बस। ठीक है, तो 2 बार LH आता है, 2 बार BH आता है। इसमें वॉल्स पेंट हो जाती हैं। तो 2H कॉमन निकालूंगा तो 2H × L + B आ गया। तो कुल मिला के इतना एरिया होता है वॉल्स का। अगर देखो टोटल खर्चा आ रहा है 14520 और 1 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 22 रुपये। तो 11 से काटो, 11 एकम 11 और 11 तिया 11 दूनी 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, जिसमें से लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रूम है 18 एंड 15। तो 18 + 15 ये हो गई वैल्यू 33 × 2H = 660। यहाँ से H की वैल्यू बड़े प्यार से 10 आती दिखाई दे रही है। तो 10 सेंटीमीटर की हमारी हाइट ऑफ द रूम हो गई। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन कौन सी चीज ट्रू है। ठीक है, या अच्छा, which statement alone allows us to determine the पवन्स एक्सपेंडिचर। डेटा सफिशिएंसी का सवाल है, पवन्स एक्सपेंडिचर के हिसाब से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ये आंसर निकालने के लिए कामयाब है। निकालेंगे ना? सेशन को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी बच्चा मुझसे बेसिक से पढ़ना चाहता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है, तो आप आ सकते हो यस ऑफिसर की ऐप पे। आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ें। द मैथ्स हीरो कोर्स हो गया, इसके अलावा आपका मेंस मेड इजी हो गया, उड़ान हो गया, उड़ान प्रो हो गया, बहुत सारे कोर्सेज हैं आप सभी के लिए। ठीक है, आइए यस ऑफिसर पे आप मेरे अकेले की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसमें आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। कोड होगा TT10, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट चल रहा होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सभी टीचर से पढ़ना चाहते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GS सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, तब आप कंप्लीट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां भी आप कोड लगाइए TT10, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बस मिलते हैं अगली क्लास में। सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।